हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अंकित त्रिपाठी, असलम, अदिति, गौरा, हरिकेश, अमित, देवेंद्र, निखिल, राजदीप, गौरव, निखिल, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का इस एसएससी प्रथम बैच में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बैच की शुरुआत है ना मंडे से हो चुकी है। लेकिन जो मेरी क्लास है, क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं इंडिया में, ठीक है, इसलिए हमारी क्लास, रीजनिंग की क्लास आज से शुरू हो रही है और आज रीजनिंग का फर्स्ट डे है। ठीक है, आज रीजनिंग का पहला दिन है। आप लोगों ने मैथ्स की क्लास, है ना, आप लोगों की मैथ्स की क्लास हुई होगी, इंग्लिश की क्लास हुई होगी, इवन जीएस की भी, शायद ज्योग्राफी की आप लोगों की क्लास हुई होगी। लेकिन रीजनिंग की जो क्लास है ना, रीजनिंग की जो क्लास है वो आज से शुरू होने जा रही है। ठीक है। अच्छा, ये जो एसएससी प्रथम बैच है, आप लोग जानते हैं कि हम इन बैचेस को इंडिविजुअल परचेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल परचेस करेंगे तो हो सकता है कॉस्टिंग आपकी ज्यादा है। लेकिन अगर हम कंबाइंड पूरा बैच परचेस करते हैं तो वो बहुत ही मिनिमम फीस में, है ना, बहुत ही ना के बराबर फीस में वो बैच हमें मिल जाता है। बहुत ही मिनिमम फीस में बैच हमें मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए कंबाइंड, है ना, कंबाइंड बैच परचेस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बजाय इंडिविजुअल बैचेस के। ठीक है, टाइम जो है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो इस बैच का जो टाइम है, ठीक है, रीजनिंग की जो क्लास है, अभी कुछ दिन हम बेटा 12:30 से क्लास चलाएंगे। जिसमें हो सकता है आपकी 15 मिनट इंग्लिश की क्लास के साथ मैचिंग हो रही हो, क्योंकि इंग्लिश की क्लास मेरे ख्याल से 12:45 पे खत्म होती है आपकी। और मैथ्स की जो क्लास है वो 1:30 बजे से शुरू हो जाती है ना। इंग्लिश की 12:45 पे खत्म होगी, मैथ्स की क्लास 1:30 बजे शुरू हो जाएगी। तो ये 10-10 मिनट का जो फासला है, जैसे आपको हो सकता है 5 मिनट पहले इंग्लिश की क्लास छोड़नी पड़े या वो उस क्लास को बाद में देखो, ये थोड़े दिन चलेगा। ठीक है, 10-15 दिन बाद, है ना, आफ्टर 15 डेज मैं इस बैच का टाइमिंग चेंज कर दूंगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ, ये जो बैच का टाइम है बेटा, ये फिक्स टाइम नहीं है। ये बैच का टाइम चेंज हो जाएगा आफ्टर 15 डेज। और आफ्टर 15 डेज इस बैच की जो टाइमिंग होगी वो फिर किसी और बैच के टाइमिंग से मैच नहीं करेगी। ना तो मैथ्स की क्लास के साथ, है ना, हाँ जी, ना ही इंग्लिश की क्लास के साथ, ना जीएस की क्लास के साथ, किसी भी क्लास के साथ इस बैच का जो टाइम है वो कोलैप्स नहीं होगा। सिर्फ आपको वेट करना होगा 15 डेज का। 10-15 दिन बाद सारी चीजें एकदम परफेक्ट हो जाएंगी, है ना। 10-15 दिन का समय लगेगा उसके बाद, क्योंकि अभी ना टाइम थोड़ा सा मुश्किल से निकल पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती है, ढेर सारी क्लासेस होती है, इस वजह से क्वालिटी का इश्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि, है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में सर्दी बहुत है। तो दिल्ली में ना फॉग फॉग की वजह से ये क्वालिटी इशू आ रहा है ना। हमारे कैमरा जो है उस पर थोड़ा सा ना फॉग आ गया है। उस फॉग आने की वजह से ये क्वालिटी इशू थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये थोड़ी देर में बेटा फॉग हट जाएगा। क्लास के शुरुआत में जो कैमरा है उस पर थोड़ी देर, 5-10 मिनट के लिए फॉग आता है, अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, उसकी चिंता ना करो फॉग की। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बैचेस हैं हमारे ठीक है, जिसमें मैथ्स राकेश सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा और जीएस हमारे अभिषेक सर एंड टीम पढ़ाएंगे। ठीक है। रीजनिंग की क्लास आज से शुरू होने जा रही है। आज पहला दिन है रीजनिंग का। आप लोग बाकी क्लासेस अटेंड कर चुके होंगे। तो क्योंकि आज पहला दिन है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है ना। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, है ना, फटाफट से आपको बता देता हूँ कि इस बैच की खास बात क्या है, कि इस बैच में जो हम रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं उसका मेन मोटिव क्या है, कहाँ कहाँ इस बैच की रीजनिंग काम आने वाली है। और सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कौन सी हमें बुक खरीदनी है, ये सारी जो बातें हैं वो मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ये जो बैच है रीजनिंग का, है ना, चाहे एसएससी प्रथम में रीजनिंग हो या रीजनिंग स्पेशल आपने अलग से परचेज किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो रीजनिंग स्पेशल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इस बैच में, ठीक है, इस बैच की खास बात क्या है, ये ट्विन वन बैच है। इस बैच की खास बात यह है, ये ट्विन वन बैच है। आप इस बैच को लाइव भी पढ़ सकते हो, आप इस बैच को लाइव भी पढ़ सकते हो। और आप लोगों को ना वीओडी भी दी गई है। क्या दी गई है आपको? वीओडी दी गई है। यानी कि एक हमारा लेटेस्ट बैच है जो कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है,
उस बैच की सारी रिकॉर्डेड क्लास, उस बैच की सारी रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को यहाँ पर दी गई है वीओडी के अंदर। समझ रहे हो, उस बैच की सारी क्लास आपको यहाँ पर वीओडी के अंदर दी गई है। अगर आप इस बैच को लाइव क्लासेस के थ्रू खत्म करना चाहते हो तो आपको लगेंगे बेटा 6 महीने। 6 महीने में हम सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं, 6 महीने का समय होता है। लेकिन अगर आप वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से चाहे 10 दिन में करो, चाहे 15 दिन में करो, चाहे 1 महीने में करो, चाहे 30 दिन में करो, वो आपकी मर्जी है ना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप कितने भी दिन में खत्म कर सकते हो। ये सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास आपके पास है, पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, विद क्लास पीएनजी। यहाँ पर क्लास पीएनजी भी आप लोगों को दी गई है। क्लास पीएनजी का मतलब होता है पीडीएफ। क्लास पीएनजी का मतलब होता है पीडीएफ। अच्छा, लाइव क्लास को आप लाइव भी देख सकते हो। अगर आप लाइव नहीं देखना चाहते तो बाद में आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लाइव क्लास को लाइव ही पढ़ोगे, आप इसी क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। इंटू 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हो, इंटू 2 स्पीड पे भी देख सकते हो, इंटू 2.5 पे भी देख सकते हो, इंटू 3 स्पीड पे भी देख सकते हो, है ना। और इंटू इंटू 0.5 स्पीड पे भी देख सकते हो। आप इस क्लास को अपनी मर्जी से कितनी भी स्पीड पे लगा के देख सकते हो। ठीक है जी हाँ। अच्छा, इस बैच में जो आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी वो बिल्कुल 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 बेटा बेसिक से पढ़ाई जाएगी, एकदम जीरो लेवल से। ये फाउंडेशन बैच है बेटा, बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से टॉप नॉच। ठीक है, और ये जो बैच होगा ये बाइलिंगुअल बैच होगा। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की रीजनिंग कवर होगी। ऐसा नहीं है कि जो रीजनिंग सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम में आती है वही आप पढ़ोगे, जो आपके मेंस एग्जाम में भी रीजनिंग आती है वो रीजनिंग भी इस बैच से कवर हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स नहीं, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि रीजनिंग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आती है। ठीक है, हाँ जी। और जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, है ना, और बाकी हो एग्जाम्स हो गए जिसमें मेंस में हमारी रीजनिंग आने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, हम किस किस एग्जाम की रीजनिंग पढ़ेंगे इस बैच के अंदर? सर, इस बैच का नाम तो है एसएससी प्रथम बैच, लेकिन जब आप इस बैच के अंदर रीजनिंग पढ़ोगे तो एक दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, मतलब पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का। उसमें एक है ना, जिसको हम आईएएस आईपीएस के नाम से जानते हैं, इसमें एक पेपर होता है, प्रीलिम्स का पेपर होता है। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। तो जो जीएस पेपर 2 होता है उसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उस सी सेट में जो रीजनिंग आती है इस बैच में पूरी की पूरी कवर हो जाएगी आपकी। अच्छा, एसएससी के ढेर सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, और भी कई एग्जाम होते हैं एसएससी के। उन एग्जाम्स में जो रीजनिंग आती है वो रीजनिंग आपकी कवर होने वाली है। सीजीएल के 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स की भी रीजनिंग, मेंस की भी रीजनिंग कवर हो जाएगी। सीएचएसएल में 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स की भी रीजनिंग, मेंस की भी रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी। रेलवे के एग्जाम्स जो होते हैं, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, और भी कई सारे एग्जाम है, उन सारे एग्जाम की रीजनिंग कवर हो जाएगी। टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, केबीएस, लाइक दैट, इनकी भी रीजनिंग कवर होगी। डिफेंस में एफकेट का पेपर होता है, उसमें रीजनिंग आती है, वो भी कवर हो जाएगी। स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं आपके, जैसे कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे यूपीपीएससी का पेपर होता है ना, यूपीपीएससी का, जैसे यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, है ना, बीपीएससी का पेपर हो गया, समझ रहे हो। तो ये जितने भी पीएससी के एग्जाम है, आरपीएससी का पेपर हो गया, है ना, एचपीएससी का पेपर हो गया, एच ट्रिपल एससी का पेपर हो गया, मतलब हरियाणा पीसीएस हो गया, पंजाब पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया। इन सारे एग्जाम्स में ना सी सेट का पेपर होता है, प्रीलिम्स का पेपर होता है, जिसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं। तो वो रीजनिंग भी इस बैच में कवर होगी, जितने भी पीएससी के एग्जाम्स होते हैं। पुलिस के जितने एग्जाम्स होते हैं आपके स्टेट में, वो सारे, है ना, यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई, ये सब जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स की वीओडी बेटा कहाँ मिलेगी? जब आप इस बैच को परचेस करोगे तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको वीओडी शो होने लगेगी। 2-3 दिन का समय लगेगा वीओडी रिफ्लेक्ट होने में, 2 से 3 दिन का, उसके बाद आपको वीओडी शो होने लग जाएगी, चिंता मत करो। अच्छा, जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें पीओ का होता है पेपर, प्रोविजनली ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, क्लरिकल का एग्जाम होता है। इसमें जो रीजनिंग आती है वो भी इस बैच में, ठीक है, कवर हो जाएगी। कहाँ से? वीओडी से।
आप लोग बैंक की जो रीजनिंग है वो वीओडी से पढ़ सकते हो। बैंकिंग एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर्स आते हैं, 19 चैप्टर। आपको पूरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग एग्जाम में सिर्फ 19 चैप्टर्स है, बस वो 19 चैप्टर आपको पढ़ने हैं वीओडी से। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सरकारी नौकरी के पेपर हैं, है ना, जितने भी सरकारी नौकरी के पेपर हैं, समझ रहे हो? हाँ जी। जितने भी दुनिया में, बेटा फॉग थोड़ा सा कैमरे में आ चुका है, तो ये फॉग थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होना इस फॉग को लेकर। है दिल्ली में धुंध छाई हुई है और ये धुंध हमारे कैमरे पर भी आ गई है। ठीक है, ये थोड़ी देर में हट जाएगी। तो दुनिया में जितने भी सरकारी नौकरी के एग्जाम है, उन एग्जाम्स में जब भी रीजनिंग आएगी, है ना, जब भी रीजनिंग, वीओडी इस प्रथम बैच 3 में मिलेगा या अलग खरीदना? नहीं नहीं, वीओडी अलग खरीदनी नहीं पड़ेगी, वीओडी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है जी हाँ। अगर आप रीजनिंग स्पेशल बैच परचेस कर रहे हो इंडिविजुअल, तो भी आपको वीओडी फ्री मिलेगी। अगर आप एसएससी प्रथम बैच परचेस कर रहे हो, तो भी आपको वीओडी फ्री मिलेगी। कहीं स्पेशल बैच खरीदोगे तो भी वीओडी मिलेगी, और एसएससी प्रथम खरीदोगे तो भी वीओडी मिलेगी। आपको वीओडी की चिंता ना मत करो। बुक कौन सी लेनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि लाइव और वीओडी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से कितने भी दिन में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने में 6 महीने लगेंगे। लाइव भी कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, अपनी स्पीड के साथ कर सकते हो। बेसिक से फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की रीजनिंग आनी है, और ये रीजनिंग हमारे इतने एग्जाम्स में काम आएगी। अच्छा, एक बार हम सिलेबस पर नजर डालते हैं, है ना। हाँ जी, एक बार हम सिलेबस पे नजर डालते हैं। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। जरा इस सिलेबस को ध्यान से देखो एक बार, जरा इस सिलेबस को ध्यान से देखो एक बार। ये टॉपिक्स हैं बेटा रीजनिंग के, जो हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक्स, मैथ्स की वीओडी आपको नहीं मिलेगी, आपको रीजनिंग की वीओडी मिलेगी, इंग्लिश की वीओडी मिलेगी, जीएस की वीडियो मिलेगी, वीओडी मिलेगी। मैथ्स को छोड़कर आपको बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स की वीओडी मिलेगी। सिर्फ आपको मैथ्स की वीओडी नहीं मिलेगी, है ना। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग का। एक बार जरा इस सिलेबस पे नजर डाल लो बेटा, एक बार जरा इस सिलेबस पे नजर डाल लो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स में आने वाले। अच्छा, ये जो सिलेबस है ना, ये हर एग्जाम का सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के लिए आपको अलग से रीजनिंग पढ़नी है, सीजीएल के लिए अलग से रीजनिंग पढ़नी है, मैथ सीपीओ के लिए अलग से रीजनिंग पढ़नी है। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे जीडी का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल हो, है ना, बैंक हो, रेलवे हो, मतलब बैंक नहीं, रेलवे हो, पुलिस हो, सीसेट हो, दुनिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग आती है, उन सारे एग्जाम्स की जो रीजनिंग है उसका सिलेबस सेम है। उन सारे एग्जाम्स की जो रीजनिंग है उसका सिलेबस सेम है। और ये टोटल 46 चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग वालों को ये 19 चैप्टर नहीं पढ़ने। ठीक है, बैंकिंग वालों को ये 19 चैप्टर, मतलब बैंकिंग वालों को ये 46 चैप्टर नहीं पढ़ने, उनको सिर्फ 19 चैप्टर पढ़ने हैं। मैं जरा एक एक टॉपिक का नाम आपको बता देता हूँ। देखो, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी और जम्बलिंग। ये जो पहले 7 चैप्टर है बेटा, ये जो पहले 7 चैप्टर है, ये सातों के सातों चैप्टर किससे रिलेटेड है? अल्फाबेट से रिलेटेड है। अल्फाबेट, ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं ये रिलेटेड टू है अल्फाबेट, समझ रहे हो? ये अल्फाबेट से रिलेटेड है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड है, ए बी सी डी ई एफ से। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडेड इक्वेशन। ये जो बाकी के चैप्टर है, ये जो बाकी के 5 चैप्टर हैं, ये रिलेटेड है नंबर से। ठीक है, ये रिलेटेड है नंबर से। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दुनिया का कोई भी आप एग्जाम देना चाह रहे हो जिसमें रीजनिंग आ रही है, दुनिया के किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आ रही है, उस एग्जाम में ये पहले 12 चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट 12 चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, वो पहले 12 चैप्टर से आते हैं। ये समझ लो 30 में से 15 क्वेश्चन बेटा यहाँ से है, मतलब 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। 25 में से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, है ना।
25 में से 10 से 15 क्वेश्चन, 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन, सिर्फ यही है पहले 12 चैप्टर। पहले 12 चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें 7 चैप्टर अल्फाबेट से रिलेटेड है, 5 चैप्टर नंबर से रिलेटेड है। बाकी की जो टॉपिक्स हैं इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी दो क्वेश्चन आते हैं, कभी हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए। बट ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब ये तो कहीं भी हम किसी भी कीमत पे किसी भी टॉपिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें सारे के सारे टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं 100%। अच्छा, बाकी के जो चैप्टर है मैं बताता हूँ कि कौन से चैप्टर है जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि डाइस यानी कि पासा, इससे क्वेश्चन बनता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन घनाभ, बेटा जरूरी नहीं है क्वेश्चन आया एग्जाम में, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आता ही आता है, आकृतियों की गणना। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, क्वेश्चन आना ही आना है। कैलेंडर का क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, है ना, या फिर पीएससी लेवल के एग्जाम्स की बात करूं यानी कि सी सेट, तो उन एग्जाम्स में कैलेंडर का क्वेश्चन 100% आता है, 100%। वैसे ही क्लॉक का क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन अगर मैं बात करूं यूपीएससी पीएससी की, है ना, यानी कि सी सेट की, तो कैलेंडर का क्वेश्चन, क्लॉक का क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन बाकी एग्जाम्स में ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बेटा पिछले 2 सालों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, उससे पहले हमेशा क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता था। सिलॉक्स का 2 क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम में कंफर्म है, दुनिया का कोई भी पेपर हो, सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। आजकल रैंकिंग का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। जब से रीजनिंग हमारी मेंस में आने लगी है, तो मेंस में आने के बाद, है ना, जब से रीजनिंग मेंस में आने लगी है, मेंस में आने के बाद बेटा सीटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। पहले सीटिंग अरेंजमेंट पजल सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में आता था, लेकिन अब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल हर एग्जाम में आने लगा है पिछले 2-3 सालों से। समझ रहे हो, 2022 में पहली बार मेंस में रीजनिंग आई थी, 2023 में भी, 2024 में, समझ रहे हो। हाँ जी। तो रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये क्वेश्चन डेफिनेटली, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता ही आता है। अब इनइक्वलिटी का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने लगा, पहले इनइक्वलिटी का क्वेश्चन नहीं आता था, ग्रेटर देन लेस देन, बट अब आने लगा जब से रीजनिंग मेंस में आई है। अच्छा, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, रीजन असर्शन, डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये टॉपिक पहले नहीं आते थे, लेकिन जब से रीजनिंग मेंस में आई है उसके बाद ये टॉपिक हमारे एग्जाम में आने लगे हैं। और इन सारे टॉपिक को मिलाकर 26 से लेकर 33 तक, अगर मैं इन सारे टॉपिक को मिला दूं, तो हमारे एग्जाम में इन सारे टॉपिक को मिला दें तो 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इन सारे टॉपिक को मिलाकर 2 से लेके 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर। ठीक है, ये बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग है, पेपर कटिंग, वाटर इमेज, एम्बेडेड, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, फिगर फॉर्मेशन, डॉट सिचुएशन, है ना। 43 तक ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, यानी कि इसमें पिक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं। और अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो बेटा 4 से 8 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, है ना, मतलब 4 क्वेश्चन तो मिनिमम नॉन वर्बल रीजनिंग से आते ही आते हैं हर एग्जाम में, एक्सेप्ट बैंकिंग। मैट्रिक्स का क्वेश्चन आजकल हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा। मशीन इनपुट जो है ना, मशीन इनपुट टॉपिक, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा बैंकिंग एग्जाम में आती है। गलती से एक बार यूपीएसआई के एग्जाम में, गलती से यूपीएसआई के पेपर में एक बार मशीन इनपुट का क्वेश्चन आ गया था, लेकिन नहीं आता है। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा बेटा कंप्लीट सिलेबस है। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो एक्सेप्ट बैंकिंग, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो एक्सेप्ट बैंकिंग, ये कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़नी ही पढ़नी है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। कंपटीशन बहुत टफ है, किसी भी सिंगल चैप्टर को, टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते, हर चीज आपको पढ़नी पड़ेगी और वो भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़नी पड़ेगी। मैं एक बार बैंकिंग वाले बच्चों का सिलेबस और बता दूं कि भैया जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना, बैंकिंग वाले बच्चों का सिलेबस और बता देता हूँ एक बार। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करने लग रहे हैं, तो जो सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या चीज पढ़नी है। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ ये 19 चैप्टर पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना।
ये 19 चैप्टर हैं बैंकिंग स्टूडेंट के लिए। इन 19 के अलावा उनको कुछ भी नहीं पढ़ना। तो आप ये 19 चैप्टर बेटा कहाँ से पढ़ सकते हो? बीओडी से। जो बीओडी आपको मिलेगी रीजनिंग की, वहां से आप ये 19 चैप्टर पढ़ सकते हो अगर आप सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना। बस यही 19 चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में है। हालांकि ये जो नंबर सीरीज है ना, ये बैंकिंग एग्जाम में बेटा रीजनिंग में नहीं आता, ये क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में तो सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर हैं। रीजनिंग में तो सिर्फ और सिर्फ 18 चैप्टर हैं जो आपके बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। क्योंकि ये जो 19वां चैप्टर है नंबर सीरीज, है ना, ये जो 19वां चैप्टर है नंबर सीरीज, ये मैथ्स में आता है। 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में नंबर सीरीज के। लेकिन आप लोग वीओडी से ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब। बेटा एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं लाइव से क्यों ना पढूं, मैं वीओडी से क्यों पढूं? उसका कारण ये है कि तुम बैंकिंग के जो चैप्टर्स हैं 19, आप लाइव से इसलिए मत पढ़ो क्योंकि लाइव क्लास में मैं आप लोगों को ना पूरे 46 चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब मान लो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप बाकी एसएससी का एग्जाम नहीं देना चाहते हो, तो फिर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा लेटर सीरीज, तो वो तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्ड फॉर्मेशन, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा बैंकिंग एग्जाम में। तो बैंकिंग वाले बच्चों को 19 चैप्टर पढ़ने के लिए समय लग जाएगा पूरे 6 महीने का। क्योंकि मैं जो सिलेबस कराऊंगा वो इस सीक्वेंस में, मतलब मेरा सिलेबस अपने अकॉर्डिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले मैं बैंकिंग के चैप्टर पढ़ाऊंगा बाद में बाकी एग्जाम्स के। तो मैं जो पढ़ाऊंगा आपको ये पूरे 46 चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अगर आप जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हो, वो 19 चैप्टर खत्म करना चाहते हो, बेटा ये जो बैच है बाइलिंगुअल है, इसमें हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब बात आती है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। आप हमें लाइव पढ़ाओगे तो लाइव पढ़ाते पढ़ाते हम नोट्स बना लें, या फिर आपकी लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें तब हम नोट्स बनाएं? नोट्स बनाने का तरीका बताओ, हमारी रीजनिंग की तैयारी आप कैसे कराओगे? देखो पहली बात तो यह है जो भी कुछ रेगुलर बेसिस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो डेली बेसिस पे आपको उसकी क्लास पीएनजी मिलती रहेगी। रेगुलर बेसिस पे पीएनजी का मतलब आपको क्लास पीडीएफ डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। यानी कि जो भी कुछ मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसकी पीडीएफ डेली नोट सेक्शन में अपलोड हो जाएगी। कहाँ अपलोड हो जाएगी? नोट्स सेक्शन में वो पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे अपलोड होगी। तो डेली क्लास पीएनजी आपको मिलेंगी, डेली क्लास पीएनजी आपको मिलेगी, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2, जब हमारा कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट में अपलोड करूंगा। उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट में अपलोड करूंगा किसके लिए? फॉर प्रैक्टिस के लिए, उस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए। नंबर 3 बेटा, नंबर 3, उस चैप्टर का अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उस चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी मैं अपलोड करूंगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को ना पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाए। पीवाईक्यू की क्या हो जाए? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाए। और क्लास क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा ना, डेली क्लास पीएनजी मिलेगी आपको, क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलेगी। क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ इसलिए मिल जाएगी जब आप रिवीजन करोगे, जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन के लिए, है ना, ये दो चीजें हमारे काम आती हैं। क्या क्या काम आती है रिवीजन के लिए? है ना, जो रेगुलर बेसिस पे क्लास पीएनजी अपलोड होती है वो रिवीजन में हमारी मदद करती है। और दूसरा जो अलग से मैंने क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ डाली होती है विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन, ये भी रिवीजन में हमारी हेल्प करती है। ठीक है। यही क्लास क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो डेली क्लास पीएनजी में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। इसी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेशन के लिए आप लोगों को अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। जितना मैं आपको क्लास में करा रहा हूं उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा, बस इतना याद रखना। ठीक है। अगर मैं बात करूं सर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे क्लास क्वेश्चन पीडीएफ से। यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, है ना। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ से देखने को मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। सर अगर क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ से ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे तो क्यों ना हम बार बार इसी की प्रैक्टिस कर लें, हम इनकी प्रैक्टिस ही ना करें।
तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ की सिर्फ अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उससे ना आपकी दो चीजों की कमी होगी। पहली चीज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरी चीज, आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। सर ऐसा क्यों? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा, स्पीड इंप्रूव क्यों नहीं होगी? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो क्लास क्वेश्चन पीडीएफ है ना बेटा, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो टाइप वाइज होंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो टाइप वाइज होंगे, यानी कि आपको पहले से पता होगा कि इन पहले 10 क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगना है। तो आपका जो दिमाग है वो काम नहीं कर पाएगा कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व होना है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो आप पहले से जानते होंगे। भाई ये टाइप वाइज क्वेश्चन इसमें होंगे तो आपको पता होगा भाई इन 10 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, इन 10 क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी, इन 10 क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी। तो आपका दिमाग उस लेवल से काम नहीं करेगा, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ रहा होगा कि क्या हम एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो उस एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के लिए आपको ना चैप्टर प्रैक्टिस सेट, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा ना, वो आपको करने होंगे, ताकि वो आपकी स्पीड को मेंटेन करेंगे। आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब आप ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगाओगे, क्योंकि इस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट में ना मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। ये टाइप वाइज नहीं होगी, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, कभी कोई टाइप होगी उस चैप्टर की, कभी कोई टाइप होगी। तो वो स्पीड और एक्यूरेसी आपकी यहाँ से बनेगी। फिर जो एग्जाम का कॉन्फिडेंस है वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे उसी चैप्टर के, आपने पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन लगा लिए, तो फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट लगा के, हाँ, कि मैंने तो इस चैप्टर के पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन कर लिए, अब मुझे डर नहीं है ना। तो तीन चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है। क्लास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस जो आपकी स्पीड को मेंटेन करेगा, प्लस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जो आपके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करेगा। ये तीन चीजें जरूरी है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जिसमें ना पीवाईक्यू की जरूरत है ना प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, सिर्फ क्लास क्वेश्चन से काम हो जाएगा। मैंने रीजनिंग को, है ना, इस तरह से डिवाइड किया है कि कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिसमें मैं आपको तीनों चीजें दूंगा, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें सिर्फ क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, है ना, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें सिर्फ क्लास क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको टॉपिक वाइज बताता चलूंगा कि इस टॉपिक में आपको क्या करना है, इस टॉपिक में आपको क्या करना है, इस टॉपिक में आपको क्या करना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, हम अपने नोट्स कैसे बनाएं, क्या हमें कोई और बुक की जरूरत है? देखो, नोट्स दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कंप्लीट नोट्स, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल कंप्लीट नोट्स बनाना चाहते हैं, वो एक एक शब्द लिखना चाहते हैं जो टीचर बोलता है। एक चीज होती है हमारे शॉर्ट नोट्स की, सिर्फ हम उन उन चीजों को नोट करते हैं जो जरूरी चीजें हैं, पूरे पूरे कंप्लीट नोट्स हम नहीं बनाते। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप कंप्लीट नोट्स बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो एज इट इज आप किताब में प्रिंट कर दो, तो उसके लिए मार्केट में हमारी एक बुक आती है, रीजनिंग बुक। ये वाली जो बुक है, ये वर्ल्ड पॉपुलर बुक है। हाँ जी, वर्ल्ड नंबर 1, है ना, इंडियाज बेस्ट बुक तो मैं कह ही सकता हूँ रीजनिंग की। इस बुक के अंदर बेटा कंप्लीट थ्योरी है, मतलब वो पूरी थ्योरी है जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। जो जो बातें मैं क्लास में बोल रहा हूँ, जो जो ट्रिक्स अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें इस बुक के अंदर है, थ्योरी के अंदर। प्लस प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट नोट्स पैकेज की बुक है रीजनिंग की, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, वरना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, इट्स योर चॉइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कह रहा कि नहीं, जब तक मेरी किताब नहीं खरीदोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं। ये 2023 एडिशन की बुक है अभी मार्केट में, लेकिन 2025 जो एडिशन है वो अभी 3 महीने बाद आएगा। तो अगर आप 3 महीने इंतजार कर सकते हो तो फिर वो 2025 का एडिशन ले लेना, वरना इस बुक को ले लेना। चलिए साहब, दूसरी चीज, शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं सर? कंप्लीट नोट्स तो सर आपने बना दिया, बनाने नहीं है, अगर चाहते हो तो बुक खरीद लो हमारी, उसमें सब बातें एज इट इज लिखी हुई हैं। शॉर्ट नोट्स आप बेटा लाइव क्लास में ही बना सकते हो, या फिर आप जब आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे उससे भी बना सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो चीज आपको एक बार में समझ नहीं आएगी, जो चीज आपको एक बार में समझ नहीं आएगी, जो क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं होता, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे, है ना, उन सारी ट्रिक्स को
आप लोग नोट्स में लिखते चलोगे साथ के साथ, क्योंकि देखो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो पहली बार में हमें समझ नहीं आती, समझो वो तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। नोट्स में तो बेटा उस चैप्टर की सारी ट्रिक लिख लो आप, कोई भी चैप्टर जब मैं शुरू करता हूँ तो उस चैप्टर में गिनी चुनी ट्रिक्स होती हैं, वो सारी की सारी ट्रिक आप शॉर्ट नोट्स बना के लिख लो। प्लस प्लस वो क्वेश्चंस जो पहली बार में आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, वो सारे क्वेश्चंस आप शॉर्ट नोट्स में बना के लिख लो। बस यही है। एक चीज याद रखना, हमारी जो क्लासेस है वो चलती हैं मंडे टू फ्राइडे। हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। सैटरडे संडे आप लोगों के पास 2 दिन का समय होता है, किस चीज के लिए? बैकअप लेने के लिए। बैकअप यानी कि जो क्लासेस छूट गई हैं, है ना, प्लस रिवीजन करने के लिए, क्योंकि प्लस प्रैक्टिस करने के लिए। याद रखना बेटा, अगर ये तीनों चीजें आपके डेली रूटीन में नहीं है, अगर आप लोग समय समय पर बैकअप नहीं ले रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपका पढ़ना बेकार है। फिर तो आप कितना भी कुछ पढ़ लो, सब बेकार है। सर घर से लाइब्रेरी 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लाइब्रेरी जाना जरूरी है या नहीं? देखो मैं ये चीज कैसे बताऊं, अगर आपके घर में माहौल है पढ़ाई का, अगर आप अपने घर में पढ़ सकते हो विदाउट एनी डिस्टरबेंस, देखो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस तो हर घर में होता है ना। अगर एक्सट्रीम लेवल का डिस्टरबेंस आपके घर में नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो, आप घर में पढ़ो, है ना। और अगर आपसे मैनेज नहीं हो पा रही ये चीजें, आप घर में नहीं पढ़ पा रहे हो बिल्कुल भी, है ना, पूरे दिन में आप घर में सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो फिर लाइब्रेरी जाके पढ़ो। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, है, समझ रहे हो? हाँ जी। जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने आपको एक चीज बताई, मंडे टू फ्राइडे करो आप क्लासेस, सैटरडे संडे में आप लो बैकअप, रिवीजन और प्रैक्टिस। जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन आपकी छुट्टी हो किसी भी लेक्चर की, चाहे रीजनिंग की, चाहे मैथ्स की, चाहे इंग्लिश की, एक चीज याद रखना, छुट्टी वाले दिन, हॉलीडे वाले दिन, जब भी हॉलीडे हमारा होता है, तो हॉलीडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, ये तीनों काम हमें करने हैं। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो, सीरियसली पढ़ना चाहते हो। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप बेटा सिंसियर हो जाओ, है ना। होता क्या है कि हम तैयारी शुरू कर देते हैं और हम 1 या 2 महीने पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और ऐसे करते करते ना कब 3-4 साल निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आप 6 महीने सिंसियर होकर पढ़ लो, आप रीजनिंग पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, जीएस पढ़ लो, मतलब 1 साल आप सिंसियरली पढ़ लो, और फिर बेटा सारे एग्जाम्स को फोड़ते चले जाओगे, फिर कोई भी एग्जाम आपसे नहीं बचेगा। और अगर आप 1 साल सिंसियरली, मतलब सिंसियर नहीं हुए, अगर आप 1 साल आपने सिंसियरली तैयारी नहीं की, तो ये समझ लो आपके 3-4 साल कहाँ निकल जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपको एहसास भी नहीं होगा 3-4 साल आपके कब निकल जाएंगे। तो इसीलिए सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो वो जो मोटिवेशन है ना, वो आपके अंदर से आना चाहिए। आपको किसी, है ना, किसी शेरो शायरी या किसी वीडियो का इंतजार नहीं करना चाहिए, या कोई गाना, है ना, गाने के इंतजार में नहीं, कि जब तक मैं वो गाना नहीं सुनूंगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तब तक मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा। तो आपको मोटिवेशन के लिए ना किसी गाने की जरूरत है, ना किसी शेरो शायरी की जरूरत है, ना किसी वीडियो की जरूरत है, ना किसी कोट की जरूरत है। वो मोटिवेशन अगर आपके जहन में है, अगर आपके अंदर है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि बेटा, है ना, अगर आप थोड़े से आलसी हुए, आपको अगर मोटिवेशन की जरूरत है, तो आपसे बेहतर डिजर्विंग स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनका सिलेक्शन तैयार है। ठीक है, तो आप नहीं चाहते पढ़ना तो कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा तैयार है, वो डिजर्विंग है ना, तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों हो, उसका सिलेक्शन होगा, वो मेहनत कर रहा है ना। तो सारे बच्चे खुद ही मेहनत कर रहे हैं। बैंकिंग बेटा यार, जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो जीरो टू टॉप लेवल पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो, जीरो टू टॉप, बेसिक टू एडवांस लेवल। फिर चाहे तुम बैंकिंग का पेपर दो, चाहे तुम एसएससी दो, चाहे तुम यूपीएससी दो, किसी भी एग्जाम दो, उस एग्जाम में उस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप डेफिनेटली बना के आओगे। बात समझ रहे हो? मेरे पढ़ाने की स्टाइल ये होती है, जैसे मैंने अब डाइस पढ़ाया, अब डाइस चैप्टर दुनिया के किसी भी एग्जाम में आ जाए, हर एग्जाम में तुम इस चैप्टर का क्वेश्चन बना दोगे। हम जो टॉपिक कराते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता कि सीजीएल में जो डाइस का पैटर्न पूछा जा रहा है सिर्फ वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ना 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 ना। जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो उस चैप्टर की पीएचडी हो जाती है। कहने का मतलब है, फिर एक बार अगर आपने वो चैप्टर हमसे पढ़ लिया, फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर उस एग्जाम में उस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली बनाओगे उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन आपसे बच ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता। समझ रहे हो? जी हाँ।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक सारी बातें समझ आ गई होंगी, सिलेबस पता चल गया आपको, ये सारी बातें पता चल गई। चलिए, आप लोग जानते हैं कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, वो आपको विदाउट पेन एंड पेपर बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप, है ना, जब तक आप विदाउट पेन एंड पेपर रीजनिंग नहीं बनाओगे तब तक सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। और विदाउट पेन एंड पेपर बनाने के लिए ही आप इस बैच के अंदर आए हो, क्योंकि रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर, इसका मतलब ये है कि हम जो रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे वो कम से कम पेन यूज करवाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब आप देखोगे, जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन बना रहे होगे तो ना के बराबर पेन की जरूरत होगी रीजनिंग में, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में और पोस्ट ग्रेजुएट भी है। तो सारे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, आप लोगों की सिर्फ 1 साल की मेहनत है, उसके बाद मजे ही मजे। फिर अगर आप 2 साल के बाद अगर एलिजिबल हैं तो कोई बात नहीं, पहले 1 साल सिलेबस कंप्लीट कर लो हर सब्जेक्ट का, फिर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, उससे सारी चीजें बेटा सेट हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को एक समझा रहा था, रीजनिंग में अगर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है, विदाउट पेन, क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। जब तक आपकी ये वाली अप्रोच नहीं होगी तब तक सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल है। विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब है ना के बराबर पेन यूज करना। अब ना के बराबर पेन यूज तब करोगे जब आप लोगों के पास परफेक्ट अप्रोचेस होंगी। अगर आपके पास परफेक्ट अप्रोच ही नहीं है ना, अगर आपके पास परफेक्ट अप्रोच ही नहीं है, आपको वो ट्रिक्स ही नहीं पता है कि कौन सी ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई होंगी, तब आप क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो उसके हाँ जी, तो कुछ बेसिक सी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, वो आपको करनी ही पड़ेंगी, है ना। देखो, रिलेटेड टू अल्फाबेट आप लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट आप लोगों को अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता तो बेटा क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन जितनी देर में बनना चाहिए उतनी देर में नहीं बनेगा। आपको अपोजिट अल्फाबेट के बारे में पता होना चाहिए, अपोजिट, बस ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप रिलेटेड टू अल्फाबेट कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए, और आपको अपोजिट अल्फाबेट के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर, यानी कि ना के बराबर पेन यूज करके बना सकते हो। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपसे पूछूं बेटा, इज रिटन एज आर डब्ल्यू इज रिटन एज आर, x is written as s, in the same way m is written as what। ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा। अगर मैं w को r लिखता हूँ, x को s लिखता हूँ, तो m को क्या लिखूंगा, m को क्या लिखूंगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर अब देखो, मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता तो सच सच बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? सर हमें ना ABCD लिखने पड़ेंगे, हमें ABCD लिखने पड़ेंगे, तब हम बता पाएंगे सर कितने सेकंड का समय लगेगा, है ना। कैसे बता पाएंगे? ABCD, ABCDE, F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सर आर को हम डब्लू को हम आर लिख रहे हैं, हम डब्लू को क्या लिख रहे हैं सर? डब्लू को हम आर लिख रहे हैं। अच्छा, एक्स को हम एस लिख रहे हैं, एक्स को क्या लिख रहे हैं सर? एक्स को हम एस लिख रहे हैं। तो यहाँ पे चल क्या रहा है? अगर मैं डब्लू को आर लिख रहा हूँ तो सर मैं 1 2 3 4 5 पीछे जा रहा हूँ। अगर मैं एक्स को एस लिख रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 पीछे जा रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं एम को क्या लिखूंगा? तो बेटा 5 पीछे जाओ, 1 2 3 4 5। तो फिर एम को अगर मैं लिखूंगा तो मैं एम को क्या लिखूंगा? एच लिखूंगा। सच सच बताना, अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस नहीं पता तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में कम से कम बेटा, कम से कम मैं बता रहा हूँ 20 सेकंड तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? एटलीस्ट 20 सेकंड तो लग ही जाएंगे अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता। अब मैं बताता हूँ प्लेस की वैल्यू कितना मजा डाल देती है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस पहले से पता है तो यही जो क्वेश्चन आप 20 सेकंड में बना रहे थे, यही क्वेश्चन बेटा 20 सेकंड का क्वेश्चन 2 से 4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। यही 20 सेकंड का क्वेश्चन 2 से 4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो, डब्ल्यू का प्लेस होता है 23, आर का प्लेस होता है 18, एक्स का प्लेस होता है 24, एस का प्लेस होता है 19, एम का प्लेस होता है 13। अब आप ये देखो कि 23 को 18 कैसे लिख सकते हैं सर? 23 को 18 बनाने के लिए -5 करना होता है, 24 को 19 बनाने के लिए -5 करना होता है, तो 13 में से 5 घटा दो। सर 13 -5 होता है 8, और अंग्रेजी वर्णमाला में जो 8वां अक्षर होता है वो एच होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां अक्षर क्या होता है? एच होता है। तो अगर अल्फाबेट के प्लेस पता है तो यही क्वेश्चन 2-4 सेकंड में बन जाएगा, और नहीं पता थे तो कम से कम 20 सेकंड लग रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चंस को अगर आप बहुत ही जल्दी बनाना चाहते हो, रिलेटेड टू अल्फाबेट जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, कम से कम आएंगे बेटा 4 से 6 क्वेश्चन जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड होंगे। उन सारे क्वेश्चन में टाइम तभी बच सकता है जब आपको अपोजिट अल्फाबेट और अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, ये दोनों चीजें पहले से पता होंगी, वरना आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ऐसे ही बेटा रिलेटेड टू नंबर, अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो अगर आप बेटा पहले से टेबल्स आपको याद नहीं है, आपको बेटा पहाड़े याद नहीं है, आपको 15 की टेबल नहीं पता, 16 की नहीं पता, 17 की नहीं पता, तो नंबर वाले क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे आप लोगों के लिए। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है, अगर आपको क्यूब्स की प्रैक्टिस नहीं है, तो बेटा ये क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। तो रिलेटेड टू नंबर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, 4-6 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में रिलेटेड टू नंबर, 4-6 क्वेश्चन ये, 4-6 क्वेश्चन ये। तो इन 4-6 क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एटलीस्ट बेटा पहाड़े याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और क्यूब्स आपको पता होने चाहिए। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है आपको नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए। और बेटा इन चीजों की प्रैक्टिस सिर्फ नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए नहीं होगी, इन चीजों की प्रैक्टिस सिर्फ नंबर वाले इन चीजों की प्रैक्टिस सिर्फ नंबर वाले क्वेश्चंस की नहीं होगी। नंबर के साथ साथ जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस बनाओगे तो बेटा मैथ्स में भी आपकी पूरी की पूरी मदद मिलेगी टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब से। आप लोग अगर ये सोच रहे हो सर मैं तो अपना कॉलेज का टॉपर था, मैं पहाड़े याद थोड़ी करूंगा, सर मैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मुझे सर स्क्वायर याद करने की जरूरत क्या? मुझे पता है 15 का स्क्वायर क्या होगा, मैं मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा दिमाग में। 24 का वर्ग क्या होगा, मैं दिमाग में मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ सर। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बेटा एग्जाम में मात खा जाओगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, सरकारी नौकरी के पेपर, यहाँ पे इंटेलिजेंसी से ज्यादा हार्डवर्क मैटर करता है। हार्डवर्क का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस करके जाएगा, जो बच्चा जितना अपने आप को घिस के जाएगा, सिलेक्शन होने के चांस उसी बच्चे के सबसे ज्यादा है। यहाँ पे प्रैक्टिस मैटर करती है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड बनती है, स्पीड से सिलेक्शन होता है। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंटेलिजेंस मैटर नहीं करता कि आप बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट थे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए आपका, ये कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होना है जो मेहनती बच्चे हैं, जो हार्डवर्क करना जानते हैं। ठीक है, सिलेक्शन उनका होगा सरकारी नौकरी के एग्जाम्स में। एक चीज याद रखना, सरकार बहुत तेज है, वो
है ना, वो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन लेना चाहती है जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो देखो टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की कैसे प्रैक्टिस करनी है ये मैं आपको नहीं बता सकता, है ना। ये चीज आपको राकेश सर बहुत अच्छे से बताएंगे, है ना। ये राकेश सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी है और अपोजिट अल्फाबेट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये दो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको, ये कराऊंगा मैं आपको। अब ये प्रैक्टिस मैं आपको कैसे कराऊंगा, देखो। अंग्रेजी वर्णमाला सभी बच्चे जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? सर ABCDE FGHIJK, सीधा लिखो। आप लोग भी लिख लो एक बार, क्या पता आप लोग भूल गए होंगे, है ना। बचपन में पढ़ी थी, उसके बाद तो कभी पढ़ी नहीं। तो एक बार लिख लो अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इस अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं टोटल बेटा? 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स, है ना। टोटल 26 अक्षर होते हैं हमारे इस अंग्रेजी वर्णमाला में। अच्छा, इस इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के जो छोर है, एंड्स, वो हमारे अकॉर्डिंग है। जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट, है ना। लेफ्ट दुनिया जानती है, लेफ्ट जिसको हिंदी में हम कहते हैं बायां, ठीक है। और राइट जिसको हिंदी में हम कहते हैं दायां। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेफ्ट और राइट होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेफ्ट और राइट होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है, हमारे अकॉर्डिंग। जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट, ठीक है। तो अगर मैं कहूं बाएं छोर से, बेटा ये होता है लेफ्ट एंड, ठीक है। लेफ्ट को शॉर्ट फॉर्म में मैं एल लिखूंगा और राइट को शॉर्ट फॉर्म में मैं आर लिखूंगा, समझ रहे हो। ये होता है हमारा लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड मतलब बायां छोर, लेफ्ट हैंड मतलब बायां छोर, ठीक है। और ये होता है हमारा राइट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हैंड मतलब दायां छोर, राइट हैंड मतलब दायां दायां छोर, ठीक है जी हाँ। अगर मैं आपसे कहूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से पहला अक्षर क्या है, तो आप कहोगे सर पहला अक्षर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये टोटल 26 अक्षर होते हैं बेटा। लेकिन हमें पहले से पता होना चाहिए कौन सा अक्षर कितने स्थान पर है। जैसे कि मैं कहूँ 16वें स्थान पर क्या है, तो तुम्हें ये नहीं देखना कि 16वें स्थान पर पी है, डायरेक्ट बता दो 16वें स्थान पर पी है। जैसे मैं हूँ 23वें स्थान पर क्या, तो तुम्हें देखना नहीं है 23 पे डब्ल्यू है, सीधा बता दो 23 डब्ल्यू। मैं कहूँ 19 क्या है, देखना नहीं है 19 ऐसा, सीधा बता दो 19 ऐसा। ये प्रैक्टिस आपकी हम कराएंगे। अब ये कैसे करेंगे प्रैक्टिस, जरा ध्यान से सुनना। देखो एक वर्ड होता है बाबू इजोटी, एक वर्ड होता है इजोटी, और इस वर्ड में टोटल 5 अक्षर होते हैं, EJOTY। ऊपर देखना जरा, इजोटी जो वर्ड है इसमें 5 अक्षर हैं, EJOTY। ऊपर देखो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में ई का कितना स्थान दे रखा है। सर जो ई है वो 5वें स्थान पर है, सर जो जे है वो 10वें स्थान पर है, सर जो टी है वो 20वें स्थान पर है, और जो वाई है सर वो 25वें स्थान पर है। तो आप लोगों ने एक चीज नोट करी, इजोटी में जो 5 अक्षर हैं उन सब में 5-5 लेटर का डिफरेंस है। 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि E5J10T। अरे ओ तो मैंने लिखा ही नहीं। 5, 10, 15, 20, 25, ओ 15 हो गया। हर एक अल्फाबेट के प्लेस में ना 5-5 लेटर का डिफरेंस है ना। हर एक अल्फाबेट के प्लेस में 5-5 का डिफरेंस है। 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। ये जो 5 लेटर हैं ये पूरे 26 लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ये 5 लेटर पूरे 26 लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, जरा ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं कोई भी लेटर यहाँ पे लिखता हूं, मैंने लिखा के, बताओ ये जो के लेटर है वो इन 5 में से तो नहीं है। सर अगर के लेटर इन 5 में से नहीं है, लेकिन इन 5 लेटर में से किसी ना किसी लेटर के तो नजदीक होगा। सोच कर देखो इन 5 में से किस लेटर के सबसे नजदीक है के।
पांचों में से किस लेटर के सबसे नजदीक है के? सर जो के है वो जे के सबसे नजदीक है, जे के। अगर जे का प्लेस 10 है तो के का प्लेस कितना हो जाएगा? 10 के बाद 11, जे के बाद के। तो अगर मैं कोई भी लेटर का प्लेस पूछ रहा हूँ, आप देखो इजोटी से रेफरेंस बना के वो किस लेटर के सबसे नजदीक आ रहा है उसके हिसाब से उसका प्लेस लिख दो। तो फटाफट से बेटा मैं सारे लेटर्स लिख रहा हूँ, इनकी प्लेस की वैल्यू मेरे को लिख के बताओ जल्दी से। जल्दी से इनके प्लेस की वैल्यू मेरे को लिख के बताओ फटाफट से। जल्दी से लिख के बताओ फटाफट से। हाँ जी, इनके प्लेस की वैल्यू जल्दी से लिख के बताओ। हाँ, कौन सा लेटर किस लेटर के सबसे नजदीक है उसके हिसाब से इनके प्लेस की वैल्यू मेरे को लिख के दिखाओ। हम्म, जल्दी से लिख के दिखाओ। इन लेटर्स के प्लेस की वैल्यू लिख के दिखाओ। जल्दी से लिख के दिखाओ इनकी प्लेस की वैल्यू फटाफट से। आपको बस ये देखना है कि ये जो लेटर्स हैं किस लेटर के सबसे नजदीक आ रहे हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बेटा लिख के दिखाओ। ये जो 5 लेटर है, इजोटी वर्ड है E5, J10, O15, T20, Y25। इन पांचों लेटर के कंपैरिजन से, इन पांचों लेटर के कंपैरिजन से इनके प्लेस की वैल्यू लिख के दिखाओ। इन पांचों लेटर के कंपैरिजन से इनके प्लेस की वैल्यू फटाफट से लिख के दिखाओ। आपको बस ये देखना है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा लेटर किस लेटर के सबसे नजदीक आएगा। कौन सा लेटर किस लेटर के सबसे नजदीक आएगा, जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों ने देखा पी सर पी किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर ओपी। O15 तो पी का प्लेस क्या हो जाएगा? O15 तो पी का प्लेस क्या हो जाएगा? 16। एफ किसके लेटर के सबसे नजदीक है? सर ई एफ। ई5 तो एफ हो जाएगा 6। यू किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर टी यू। टी यू। टी यू तो 20 के बाद क्या हो जाएगा? 21। सर जेड तो आखिरी अक्षर होता है, जेड तो आखिरी अक्षर होता है 26। अच्छा, एक्स किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर एक्स वाई। एक्स वाई वाई से पहले एक्स, 25 से पहले 24। सर डी ई से पहले डी, 5 से पहले 4। एस टी टी से पहले एस, 20 से पहले 19। आई जे 10 से पहले 9। एन ओ से पहले एन, 15 से पहले 14। अच्छा जी, सर ई एफ जी 5 6 7। सर ओ पी क्यू 15 16 17। सर जे के एल 10 11 12। सर टी यू वी 20 21 22। सर सी डी ई, इससे दो पहले सी डी ई, 5 से 2 पहले 3। सर डब्ल्यू एक्स वाई 25 से 2 पहले 23। सर एच आई जे 10 से 2 पहले 8। सर आर एस टी है ना, 20 से 2 पहले 18। सर एम एन ओ 15 से 2 पहले 13। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ना अपने घर पे 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट प्रैक्टिस बेटा इसी तरीके से करनी है कि कोई भी रैंडम अल्फाबेट अपने माइंड में लेकर आना और सोचना वो इजोटी से रेफरेंस करा के, है ना, कि वो लेटर का प्लेस क्या होगा। तो आप अपने घर पर
आज 10 मिनट की प्रैक्टिस करोगे। रैंडम लेटर अपने माइंड में लेकर आना और उसका प्लेस इजोटी से पता लगाने की कोशिश करना। ये 10 मिनट की प्रैक्टिस करना। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, एक पैराग्राफ राइटिंग करोगे। पहले तो 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे ये वाली, है ना, पहले तो 10 मिनट प्रैक्टिस ये वाली करनी है आपको। इसके बाद क्या करना, आप एक पैराग्राफ राइटिंग करना। एक पैराग्राफ राइटिंग करना। सर पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, पैरा राइटिंग क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग क्या है? देखो पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस में आपको कम से कम ये प्रैक्टिस आपकी 15 मिनट तक होगी। पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस में क्या करना है, एक पैराग्राफ लेना जिसमें इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे होंगे, है ना, जैसे कि ये लिखा है आई एम पीयूष वार्ष्णे। तो उसमें आपको क्या करना है, हर एक अल्फाबेट के ऊपर उसका प्लेस लिखना। जैसे आई का प्लेस इजोटी से क्या आता है, ए एम, लाइक दैट। तो एक पैराग्राफ राइटिंग करना, इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ उठा लेना और उस पैराग्राफ में हर एक अल्फाबेट के ऊपर उसके प्लेस की वैल्यू को लिखना। कहां से लिखना बेटा, यहां से लिखना, इजोटी से। जब आप शुरू में पैराग्राफ राइटिंग करोगे तो बेटा एक दो लाइन लिखने में ना बड़ी मुश्किल आएंगी, लेकिन धीरे धीरे यकीन मानना बेटा, जब आप आखिरी लाइन तक पहुंचोगे उसके बाद इजोटी को भूल जाओगे। फिर आपको अपनी पूरी लाइफ में इजोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जो मैं पहला चैप्टर शुरू करूंगा ना, उस पहले चैप्टर को शुरू करने के बाद ये जो अल्फाबेट की प्लेस है और ये जो अपोजिट अल्फाबेट है ये तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। पहले चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर इनकी दोबारा से रिपीटेशन की। अच्छा, कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं जिनको अगर ध्यान से देखा जाए तो उनके प्लेस ना उनके अंदर ही छुपे हुए हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से अल्फाबेट है जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे कि जी लेटर को देखना, जी लेटर में क्या छुपा हुआ है, सर जी लेटर में ना क्या छुपा हुआ है, जी लेटर किसकी इमेज दे रहा है, सर जी लेटर ना 7 की इमेज दे रहा है। एच देखना, एच किसकी इमेज दे रहा है, सर एच हमें इमेज दे रहा है 8 लेटर की। सर आई हमें किसकी इमेज दे रहा है, सर आई हमें इमेज दे रहा है 9 की। आई हमें किसकी इमेज दे रहा है, एम का मतलब होता है 3, सर 3 से 3 13 23 बनेगा, तो ये क्या हो गया, ये 13 हो गया। डब्लू भी 3 की इमेज दे रहा है, 3 13 23, ये 3 नहीं 13 नहीं, तो ये 23 हो गया। तो कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं जिनका प्लेस अगर मैं ध्यान से देखूं तो उनके अंदर ही छुपा हुआ है, उनके अंदर ही छुपा हुआ है। अगर पूरे 26 अल्फाबेट को अगर आप प्लेस के जरिए देखना चाहते हैं, अगर आप पूरे 26 अल्फाबेट की इमेज अपने दिमाग में बनाना चाहते हैं तो देखो कैसे बना सकते हो। पूरे 26 अल्फाबेट की इमेज बनाता हूं मैं तुम्हारे दिमाग में। दुनिया जानती है एबीसी, दुनिया जानती है एबीसी पहले 3 लेटर्स को। ये बताओ क्या पहले 3 लेटर्स की इमेज बनाने में कोई दिक्कत? भाई एबीसी तो दुनिया को पता है, ए पहला लेटर, बी दूसरा, सी तीसरा, एबीसी एबीसी एबीसी। अच्छा, डी फॉर डॉग, कुत्ते के होते हैं 4 पैर, और डी फॉर डॉग कुत्ते के 4 पैर, है ना। ई, ई का मतलब आपको पता है, इजोटी के जो 5 लेटर हैं वो पूरे दिमाग में प्रिंट है। इजोटी का ई, ई तो सर 5वां अक्षर होता है। तो पहले 5 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ए बी सी दुनिया जानती है पहले 3 अक्षर, डी फॉर डॉग कुत्ते के 4 पे, ई इजोटी का पहला लेटर ई जिसमें होते हैं 5 अक्षर, मतलब ई का स्थान है 5वां। इजोटी के तो 5 आपके दिमाग में प्रिंट होने चाहिए, इजोटी के 5 तो आपके दिमाग में प्रिंट होने चाहिए, 5 10 15 20 25, ठीक है। अब आ जाओ एफ, देखो एफ किसकी इमेज दे रहा है, सर एफ हमें 6 की इमेज नहीं दे रहा, देखना ये 6 का रिवर्स नहीं है, एफ 6 की इमेज नहीं दे रहा, तो एफ 6 हो गया। 6 की इमेज दे रहा है कि नहीं दे रहा एफ। जी, जी बेटा जी में क्या है, 7 छुपा हुआ। एच हमें किसकी इमेज दे रहा है, 8 की इमेज दे रहा। आई, आई हमें 9 की इमेज दे रहा। अच्छा, इजोटी में जे, इजोटी में जे आ गया, जे होता है 10वां लेटर। आप लोग आईपीएल देखते होगे, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, आप लोग आईपीएल देखते होगे किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। हाँ जी, किंग्स 11 पंजाब, एल का रह गया एम, बेटा एम 3 से क्या बन गया, 13 बन गया। 3 से क्या बन गया, 13 बन गया। ओ, इजोटी में ओ होता है 15वां अक्षर, है ना। पी, देखो पी हमें 6 की इमेज दे रहा है, पी किसकी इमेज दे रहा है, 6 की। और इस 6 से क्या बनेगा, 6 बनेगा, 16 बनेगा, 26, 26 तो सर जेड है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 तो है नहीं, 6 होता है एफ, तो ये बन जाएगा 16, है ना। आर हमें किसकी इमेज दे रहा है, देखो आर हमें कुछ 18 की इमेज दे रहा है। आर हमें जैसे ये बंद कर दूं तो ये 18 की शेप देगा, तो आर हमें किसकी शेप दे रहा है, लाइक 18 की इमेज दे रहा है। T20 मैच आप लोगों ने देखा है, T20 मैच, T20 मैच, T20 मैच,
और W3 से क्या बन गया, W3 से बन गया 23। अच्छा, लास्ट के XYZ, जैसे पहले तीन लेटर सब जानते हैं, ABC, वैसे ही आखिरी के तीन लेटर भी सब जानते हैं, 24, 25, 26, XYZ। जैसे पहले तीन लेटर के बारे में सबको पता है, वैसे ही आखिरी के तीन लेटर के बारे में सबको पता है, XYZ। ABC XYZ 1 2 3 24 25 26। इज और टी के 5 लेटर तुम्हें पता ही है, बाकी अल्फाबेट मैंने आपको दिखा दिए। अगर हम अल्फाबेट को ध्यान से देख रहे हैं तो उनका प्लेस भी उनके अंदर ही छुपा हुआ है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। चलिए, आज मैं चैप्टर शुरू नहीं करूंगा, कल मैं चैप्टर शुरू करूंगा। बस ये छोटा सा होमवर्क आप लोग कल कर लेना, मतलब ये होमवर्क बेटा आज कर लेना, तो कल की क्लास में जब मुझसे मुलाकात करोगे तो ये होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। 10 मिनट प्रैक्टिस रैंडम और एक पैराग्राफ राइटिंग, और अल्फाबेट को ध्यान से देख लेना, उनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए हैं। ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर इस बैच का। नया दिन, नई शुरुआत, क्योंकि आज पहला दिन था, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।